हेलो एंड वेलकम बैक टू ध्रुपद ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने एसिड और बेस को स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में, और एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ इंडिकेटर के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे प्रकार से उसको बांटा था। जिसमें पहला बांटे थे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पे डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड को पढ़े थे। फिर दूसरा बांटे थे स्ट्रेंथ के आधार पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा टाइम बांटेंगे, जिसमें जो है हम लोग उनके सोर्स के आधार पे, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बोर्ड पे लिखा है हर चीज, हमने स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे आप लिख दोगे किसके आधार पे, स्रोत के आधार पर। डन। एसिड को स्रोत के आधार पर उसको दो तरीकों से, दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला, कोई भी पदार्थ जो होता है दुनिया में दो तरीकों से आता है, एक प्राकृतिक रूप से आता हो, दूसरा मानवीय रूप से आता हो। प्राकृतिक रूप से आएगा तो वहां पे जो होगा उसको नेचुरली कहेंगे, मानवीय रूप से आएगा तो उसको सिंथेटिक कहेंगे। बट ये तो इसमें ऐसा नहीं है, बट वैसा ही है, बस नाम अलग है। देखिए जिसकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक रूप से होगी, दैट मीन्स वनस्पतियों के द्वारा होगी, पेड़ पौधों द्वारा होंगे, तो उसको जो है हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। और जिनकी प्राप्ति जो होंगी खनिज के द्वारा होगी, मिनरल्स के द्वारा होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक या मिनरल्स एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफाइड किया ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक एसिड को कार्बनिक एसिड या इसी को जैविक अम्ल भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन अब क्या बोलोगे कि वैसे अम्ल जिनकी प्राप्ति वनस्पति के द्वारा होती है, पेड़ पौधों से होती है, उसे वनस्पति अम्ल कहा जाता है। या जीव जंतुओं से भी कहीं कहीं होता है। डन, क्योंकि जीव जंतु ही तो प्रकृति के रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे फॉर्मिक एसिड, इसी को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी क्या हो गई, जीव हो गई, नेचुरल हो गई। तो यहाँ पे जो होगा CHHCOOH, HCOOH किसका हो गया, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, जो क्या हो गया, एक प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है। बिकॉज ये हमें किससे प्राप्त होता है, चींटी से, और चींटी क्या है, नेचुरल ही है। डन। दूसरा जो होता है C3CHOOH, मतलब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, और सिरका भी क्या है, जिसको वाइनेगर कहा जाता है, वो भी प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। एक तरह से देखा जाए ना तो इसके रूप में जो होता है COOH। यदि आप लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, पांचों एक्सरसाइज, तो एक ग्रुप आता है जिसको कार्बोक्साइल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कहा जाता है। तो जिस पदार्थ के केमिकल फॉर्मूला में COOH हो, उसको पहचानने का तरीका है कि वह क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। तो ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का सबसे मस्त तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो है क्या है, उसके ग्रुप में जो होता है फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह COOH पाया जाता है। डन। दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो है हमारा अकार्बनिक अम्ल। इसी को खनिज अम्ल, मिनरल अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिनकी प्राप्ति हमें खनिजों से होती है। खनिज का मतलब क्या होता है, खनन प्लस इज। खनन मतलब खोदने से, और इज मतलब भूमि से। भूमि के खोजने से हमें जिनकी प्राप्ति होती है, उनको खोद करके निकाला जाता है, उसी को तो खनिज कहा जाता है। डन। तो वैसे पदार्थ जिनकी प्राप्ति हमें खनिजों के द्वारा होती है, उसे हम जो है क्या कहते हैं, खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसी से आप कर लोगे। डन। तो इसके बारे में ये पॉइंट जो थे आज की क्लासेस के लिए हो गए। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस पढ़ेंगे, उसके बाद हमें आज पीएच को भी डील करना है, तो पीएच को करेंगे। देन पीएच का यूज क्या है, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मूत्र का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, वैसे ही अमाशय रस का, भोजन पचता कैसे, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए, आपको सब मिलेगा। डन। तो यहाँ पे हम लोग इतनी चीजें कर लिए। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बेस करना है। बेस का क्लासिफिकेशन भी आप कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर कर सकते हो, बट उसमें कुछ है नहीं। डन। जैसे हम लोग पिछले में अम्ल में देखे थे, क्या देखे थे कि अम्ल का दो बनाए थे, एक डाइल्यूट अम्ल और डाइल्यूट एसिड, और दूसरा जो होता है कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड का डेफिनेशन क्या बोले थे, डाइल्यूट एसिड मतलब जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। वैसे ही यहाँ पे जो होगा डाइल्यूट बेस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जल की मात्रा अधिक और अम्ल की जगह पे भस्म आ जाएगा, भस्म की मात्रा कम। डन। तो ये चीज आप समझ जाओगे। क्या बोले, भस्म को
डाइल्यूट बेस किसको कहोगे, तो डाइल्यूट बेस वे बेस होते हैं जिसमें जो होता है जल की मात्रा अत्यधिक परंतु अधिक से अधिक या भस्म की मात्रा कम से कम हो, उसी को जो होता है डाइल्यूट बेस कहा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बट आप फेयर बनाओगे तो वहां पे लिख लोगे, मैं बोल दे रहा हूं। डन। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके जैसे उसमें हम लोग क्या डाइल्यूट DIL यूज करते थे, तो यहाँ भी आप डाइल्यूट का यूज करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप क्लियर कर लोगे, वहां पे डिफिनेशन लिख के बना लोगे। दूसरा एग्जांपल जो आता है, दूसरा जो टाइप आता है वह टाइप जो है किसका है हमारा, और कंसंट्रेटेड बेस का। कंसंट्रेटेड बेस में क्या होता है, बेस का गुण जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब बेस की मात्रा अधिक से अधिक परंतु जल की मात्रा कम से कम हो, उसको कंसंट्रेटेड बेस के नाम से जाना जाता है। और उसको भी लिखने का तरीका इसी में, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप CONC कॉन्क लगा दोगे या सांद्र लगा दोगे, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में CONC लगा दोगे, यह जो होगा अपना क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम देखेंगे जिसमें हम लोग इस बेस का क्लासिफिकेशन मेन स्ट्रेंथ के आधार पर, उसकी शक्ति के आधार पे करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, यहीं पे क्या कर देते हैं हम, बेस कर देते हैं, बेस कर देंगे, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, फिर ये मिटा देते हैं। डन। कंसंट्रेशन के आधार पे आप खुद से लिख लोगे, क्योंकि ज्यादा भारी तो है नहीं, बस लैंग्वेज में है। जैसे अम्ल वाला है वैसे भस्म वाला हो जाएगा, बस वहां पे अम्ल का एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे भस्म का एग्जांपल दे देंगे। समझ में? चलिए, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी यहाँ पे किसके आधार पे, शक्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे जब बांटेंगे तो इसके भी दो होंगे, एक वीक बेस, वीक बेस जिसको दुर्बल क्षार कहा जाता है, दुर्बल क्षार, और एक जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको प्रबल क्षार कहा जाता है, प्रबल क्षार। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल डिफिनेशन आप याद कीजिए, क्या बताए थे, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त कब होगा, जब वो जल में घुलेगा। तो वैसे अम्ल जिसका जलीय विलयन पूर्ण रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है, उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार का डेफिनेशन, वैसे भस्म, वैसे क्षार या वैसे भस्म जिसका जलीय विलयन पूर्ण रूप से घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं, क्योंकि अम्ल हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो क्षार हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। तो इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसे क्षार या वैसे भस्म जिसका जलीय विलयन पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करता है, उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। दूसरा इसका हमें क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल का डिफिनेशन आप याद कीजिए। दुर्बल अम्ल का डिफिनेशन क्या बताए थे, वैसे अम्ल जिसका जलीय विलयन आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है, मतलब कम रूप से घुलेगा तो कम ही हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग देखेंगे दुर्बल क्षार क्या होगा, तो वैसा क्षार जिसका जलीय विलयन आंशिक रूप से आयनीकृत होकर या आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करता है, उससे क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग दोनों का देखते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या हो सकता है। वीक बेस का एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH, डाइल्यूट NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट। ये जो हो गए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसके, दुर्बल क्षार के। अब हम देखते हैं प्रबल क्षार के बहुत सारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में कॉन्क, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्क, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्क, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्क। कभी कभी जो होता है ना, इसका सीरीज पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल, कौन बेसिक मोर बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा। तो उसका एक आप नोट में याद रखोगे, नोट में क्या है देखिए,
ग्रुप 1 के तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन और फ्रांसियम को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और वैसे ही सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं ना सभी क्षार होते हैं, परंतु इसमें जो होता है सबसे अधिक प्रबल क्षार जो होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह क्या होता है? मोर बेसिक होता है, और यह जो होता है लेस बेसिक होता है, लेस बेसिक। तो इसको आप लोग याद रखोगे। ऐसे सीरीज एग्जाम में बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको याद रखोगे। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हम लोग जो होते हैं पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, वहां पे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल को हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। मतलब एसिड को पहचानने का जब इंडिकेटर पढ़ाया था आपको, तब भी बताया था कि इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज का देखे थे हम लोग, ऑनियन का देखे थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को देखे थे, बट वहां पे हम लोग पीएच को भी देखे थे। पीएच वैल्यू अम्ल का जो होता है 0 से 7 के बीच में होता है, दैट मीन 6.9 तक, और बेस का जो होता है 7.1 से लेकर के 14 के बीच होता है, मतलब 14 तक होता है। तो वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट डिटेल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे। पीएच स्केल जो है ना एक प्रकार का स्केल नहीं है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापा जाता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो वह पदार्थ अम्ल होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वह पदार्थ क्षार होगा। और यदि उस किसी पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर है तो वह पदार्थ जो होगा उदासीन नेचर का होगा, दैट मीन्स न्यूट्रल होगा। पीएच का अगर वर्ड देखा जाए ना तो पी जो होता है प्रोटेंज से बना है, और प्रोटेंज का मतलब होता है पावर। पावर कहने का मतलब हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं इसको? शक्ति कहते हैं। और एच कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। इस प्रकार पूरा अर्थ हुआ कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति होती है वही क्या होता है? उस पदार्थ का पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू दर्शाता क्या है? तो पीएच वैल्यू किसी पदार्थ में उपस्थित पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। उसी पॉइंट्स को हमने लिखा है कि पीएच वैल्यू किसी यौगिक के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब जनरली हम लोग आते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल होता कैसे? तो पीएच स्केल एक 0 से लेकर के 14 तक का होता है, जिसके बीच में 7 पॉइंट होता है। यहां से यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 0.0 से लेकर के और यहाँ पे 6.9 तक हो, कहां तक? 0 से 6.9 के बीच कोई भी नंबर हो तो वह पदार्थ जो होगा एसिड होगा। क्या होगा बाबू? एसिड होगा। और किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू यदि 7 से 7.1 से लेकर के 14 तक हो, कहां से? 7.1 से लेकर 14 तक हो, तो वह पदार्थ क्या होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा है? और ये जो 7 होता है ना, 7 जनरली जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। 7 किसका होता है? न्यूट्रल का। तो इस 7 को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। ध्यान देना है, न्यूट्रल मतलब उदासीन। उदासीन क्या होता है? तो न तो यह पदार्थ जो होगा अम्लीय होगा, ना ही क्षारीय होगा। तो न अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो क्या होगा? वो उदासीन हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद नोट क्या है, यहाँ पे देखिए 7 से उदासीनता से लेफ्ट साइड में जितना ही हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें अम्लीयता बढ़ रहा है, मतलब अम्लीयता का मान मतलब पीएच वैल्यू जो होगा वो तो घटेगा, परंतु उसमें अम्लीयता का गुण जो होगा वह क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। और 7 के जैसे ही राइट साइड में जाएंगे, कहाँ पे? राइट डायरेक्शन में दाएं साइड में जाएंगे तो वहां पे क्षारीयता बढ़ जाता है। सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए। मानते हैं ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है। ए का पीएच वैल्यू 1.3 है और बी का पीएच वैल्यू 6.5 है। दोनों में से कहा जाए कि कौन प्रबल अम्ल होगा, मतलब अम्लीयता का गुण सबसे अधिक किस में होगा? तो 1.5। अब सिंपल सा आप स्केल बना लीजिए। स्केल में क्या होता है? 0,
बीच में 7 और यहाँ पे 14। 1.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1.3 जो पदार्थ ए है, और क्या 6.5 लगभग यहाँ पे 6.5। यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ पे नोट क्या है कि 7 से लेफ्ट साइड में जितना ही बढ़ते जाएंगे अम्लीयता का गुण उतना ही बढ़ते जाएगा। तो 7 से लेफ्ट साइड में बढ़ रहे, तो यहाँ पे देखिए ये कम अम्ल होगा और ये क्या होगा, अत्यधिक। तो ये जो होगा प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसमें अम्लीयता की शक्ति मतलब हाइड्रोजन एटम की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या इसमें ज्यादा, इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम। किसकी तुलना में, 1.3 की तुलना में। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए तथा बी कोई दो पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में ए पदार्थ का पीएच वैल्यू 1.3 जबकि बी पदार्थ का पीएच वैल्यू 6.5 है। तो दोनों में से सबसे अधिक जो होगा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, प्रबल अम्ल कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन किसमें होगा, तो हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक किसमें होगा, 1.3 में होगा। दैट मीन्स अम्लीयता का गुण भी उसमें ज्यादा होगा। समझ में होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिसिटी में जब आ जाए, क्षारीयता में जब आया जाए, तो क्षारीयता में मैंने बताया था कि क्षारीयता में पदार्थ जो होते हैं 7 से राइट साइड में जितना ही बढ़ेंगे, राइट साइड में आने पर उसकी क्षारीयता का गुण बढ़ता है। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, डन। और ए पदार्थ का जो बेसिसिटी है वो है 7.2 और बी पदार्थ की बेसिसिटी पीएच वैल्यू 7.2 और बी पदार्थ का जो है 8.6, डन। 8.6 और बी पदार्थ, ए पदार्थ का 7.2, बी पदार्थ का 8.6, दोनों में कहा जाए प्रबल क्षार कौन सा होगा। तो प्रबल क्षार के लिए क्या कि यहाँ पे 7 से जितना राइट साइड में आप बढ़ोगे क्या बढ़ेगा, क्षारीयता का गुण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7.2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, 8.6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 8.6 बढ़ेंगे, मतलब 8 वाला जो होगा यह जो होगा अपना प्रबल क्षार हो जाएगा। समझ में, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, डन। इसके बाद हम लोगों को थोड़े से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पीएच वैल्यू आपको याद रखना है, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण भी। देखिए यहाँ पे जठा रस या आमाशय रस दोनों तो एक ही होता है ना, इसका पीएच वैल्यू 1.0 किसी बुक में और एनसीईआरटी में 1.2 लिखा होता है। तो आप 1.2 को ही ऑप्शन में यदि 1.2 और 1.0 है तो दोनों है तो दोनों 1.2 को टिक कीजिए। अदरवाइज अगर अलग है, मान लीजिए 1 है 1.2 वहां पे नहीं है 1.0 है, तो आप वहां पे 1.0 को भी टिक करेंगे। बट करेक्ट आंसर यदि कहा जाए तो 1.2 होगा, बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, नींबू का रस का पीएच वैल्यू 2.2, सिरके का पीएच वैल्यू 3.0, पसीने का पीएच वैल्यू 4.5, यूरिन जो मनुष्य का मूत्र होता है, मूत्र का पीएच वैल्यू 6.0, दूध का पीएच वैल्यू 6.5, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है 7.0 होता है। मतलब यह उदासीन होता है, न तो अम्लीय न ही क्षारीय। तो इसके ऊपर ही जितना थे यह किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे कि नहीं होंगे। और इसके नीचे आंसू टीयर जो होता है उसका 7.3, ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि जलीय विलयन लिया जाए तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है यहाँ पे 14 होता है। समझ में, तो आपको याद करने वाला है ये एक याद कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, सिरके वाला पूछेगा, यूरिन का पूछ सकता है, यहाँ पे जो है ब्लड का पूछेगा, ये तो याद ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है ना, ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू जो होता है 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच वैरी करते रहता है। तो बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कि मनुष्य के शरीर के पीएच वैल्यू का परास क्या होता है, परास दैट मीन्स रेंज क्या होता है। तो वहां पे आप टिक करोगे 7.0 से लेकर के 7.8 तक, डन। तो यहां तक हम लोग कर चुके। अब हम देखेंगे कि पीएच वैल्यू, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला बताया था ना आपको, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे हम लोग कि पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में क्या यूज है, डन। तो पीएच वैल्यू में पहला यूज जो आता है वो पीएच वैल्यू का यूज जो होता है भोजन के पाचन में होता है। कैसे, भोजन के पाचन के लिए मनुष्य के शरीर में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है 1.0 या 1.2 होता है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे। उसके बाद जो है यदि अम्ल अपच होने के कारण, इनडाइजेस्टिव होने, भोजन नहीं पचने के कारण शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया था एंटी एसिड, याद है कि नहीं आपको, एंटी एसिड यहीं पे आएगा, देखिए फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे जो है हम लोग क्या देख रहे थे,
हम लोग देख रहे थे कि भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अपच होने के कारण बढ़ जाती है हमारे शरीर में। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बढ़ने से हमारे बॉडी में पेन उत्पन्न होता है, गैस बनता है, एसिडिटी का वजह बनता है ना। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग, अम्ल तो पहले से हमारे शरीर में अधिक हो गए, इसको हमें न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए हम क्या डालेंगे, ऊपर से बेस को डालेंगे। तो ऊपर से बेस के रूप में यही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, या कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और फिर न्यूट्रल कर देता है। डन। तो ये जो होता है हमारे शरीर में भोजन को पाचन में बहुत मदद करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायनों का हम लोग यूज करके अम्ल के प्रभाव को वहां पे न्यूट्रल करते हैं। ऐसे पदार्थों को एंटी एसिड के नाम से जाना जाता है। एंटी एसिड जो होता है क्षारीय स्वभाव का होता है, वहां पे मैंने बताया था, आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे बन गया। अम्लीय स्वभाव का अगर होता तो अम्ल की मात्रा को और बढ़ा देता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो वहां पे गैस बनने के कम होने के कारण और गैस बन जाता और एसिडिटी की मात्रा बढ़ती। बट वहां पे एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। चूंकि एंटी एसिड क्षारीय स्वभाव का होता है, सो वो भोजन को पचाने में मदद करता है और अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। डन। दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारे मिट्टी में पीएच का मान। अब मिट्टी में पीएच का मान कैसे, पीएच मान हमारे मिट्टी को भी बैलेंस करता है। देखिए कैसे, हम लोग रबी फसलों की बुआई के समय भूमि के ऊपरी परत पे उजले उजले नमक के बुरादे आ जाते हैं, जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि भूमि में अम्ल की मात्रा जो है बढ़ गई। अम्ल की मात्रा बढ़ने से वहां पे अनाज नहीं हो पाते हैं और उस अम्ल की मात्रा के प्रभाव को खत्म करने के लिए ऊपर से चूने जल को, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना कहा जाता है, चूने को छिड़क दिया जाता है, ऊपर से पानी को चला दिया जाता है। तो चूना जल जो होता है वहां पे अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जिसके कारण भूमि जो होता है न्यूट्रल हो जाता है और भूमि के न्यूट्रल होने से वहां पे अनाज भी क्या होता है, उत्तम अवस्था में होता है। तो डन, इतनी बातें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। अगला पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे दांतों की कैविटी को दूर करने के लिए दांत में जो होते हैं हमारे लार जो होता है, स्लाइवा हमारा, वो अम्लीय स्वभाव का होता है। और चूंकि हम भोजन करते हैं तो लार का श्रवण होता है हमारे ग्रंथियों द्वारा, और वही लार जो होता है भोजन में मिल करके हमें भोजन को निगलने में सहायक होता है। इस कारण हमारे पूरे मुंह में जो होता है लार लग जाता है और वही लार को प्रभाव को खत्म करने के लिए सुबह हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट किस स्वभाव का होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है। गाँव में जो होता है नीम का दातुन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नीम के दातुन में भी क्षार का प्रवृत्ति, क्षार पाए जाते हैं जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। ये सारे सेशंस हम लोग क्लियर किए। आगे और भी बहुत सारे हैं, जैसे अम्ल के प्रभाव से बर्तन तथा कपड़ों के धब्बों को दूर किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, शर्ट में किसी इंक का दाग लग गया तो उसको दूर करने के लिए हम लोग नींबू का यूज करते हैं। नींबू में सर्फ मिला के यूज करेंगे, वहां पे साफ हो जाता है। इसका मतलब नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और यह साइट्रिक एसिड जो होता है वहां पे कार्यरत होता है। वैसे ही कॉपर के बर्तन में जो जंग लगता है, उस जंग को हटाने के लिए हम लोग साइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है पीएच का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। और भी ले सकते हो आप, जैसे मनुष्य का कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लगातार दौड़ते दौड़ते हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे मांसपेशियों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते जो होते हैं अपने शरीर के मांसपेशियों में जो होता है लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है और मांसपेशियों में जो होता है ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वहां पे ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है और वहां पे लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने की वजह से ही हमारे मांसपेशियों में पेन होता है। पीएच का प्रभाव नदियों तालाबों में भी पड़ता है। जैसे हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़े थे। एसिड रेन में मैंने बताया था कि एसिड अम्लीय वर्षा होने के कारण जो होता है मछलियों में जो होता है उसमें अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है जल में, और उस प्रकार बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं जो मर जाते हैं। तो अम्ल का प्रभाव यहाँ भी होता है, पीएच का प्रभाव यहाँ पे भी होता है। उसी प्रकार यदि कैक्टस आप लोग देखेंगे, एक नेटल का पौधा होता है, नेटल और डंक। नेटल और डक दो ऐसे पौधे हैं जो हमेशा साथ साथ होते हैं। वही नेटल के पौधे में जो होता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, जबकि डक जो होता है क्षारीय स्वभाव का होता है। तो बहुत कभी कभी हम लोग चलते चलते रहते हैं बट नेटल का कांट जो होता है वो हमारे पैर में चुभ जाता है जिससे हमारे पैर में खुजली होने लगती है। और वहीं पे जो होता है डक का पौधा है जिसको पत्तियों को तोड़कर अगर हम जहाँ पे डक लगा हुआ है, जहाँ पे डंक लगा है, नेटल का पौधा जहाँ पे लगा है वहां पे रगड़ देते हैं तो वहां पे जो होता है अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, खुजली खत्म हो जाती है। तो ये थे कुछ अम्ल के हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव। अगले वीडियो सेशन में हम लोग साल्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कल के क्लासेज में एसिडिटी और बेसिसिटी। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बट इसको पढ़ना है हमें। दो टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ से प्राप्ति होती है इनके। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एसिडिटी, अम्लीयता और भास्मिकता ये क्या है, इनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग कल साल्ट
साल्ट को भी स्टार्ट करने वाले थे। साल्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, उसको देखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।